हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 9 पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। और आज बच्चों जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर इस चैप्टर से प्रश्न उठते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर इस चैप्टर से प्रश्न उठते हैं तो 99% चांस है कि आज ही के वीडियो से उठेंगे। यानी कि बात करें इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। 99% चांस है कि इससे क्वेश्चंस उठेंगे। 100% कह सकते हैं, नहीं 100% नहीं, मतलब 98, 99, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर जो पार्ट जहां से क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग आज पढ़ेंगे वही है। और वो है बच्चों पृथ्वी के चुंबकत्व, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, जहां से प्रश्न हमेशा इस चैप्टर से पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ परिभाषाएं भी संबंधित हैं। यहां पर हमें कुछ परिभाषाओं को भी उसमें पढ़ना है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिन्हें हमें याद करना होगा। और वो जो परिभाषा है, अगर आप किसी बुक से पढ़ते हैं, ट्राई करिएगा, आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो मैं लिखवाऊंगा वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझिएगा, कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाऊंगा। इस टॉपिक में हमें जो चीजें पढ़नी है उससे पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीजें, पहले एक चीज समझना है, आप लोगों को समझ लीजिएगा, ठीक है। जब भी हम किसी चुंबकीय सुई को, मान लीजिए चुंबकीय सुई है, जैसे कि मैंने कंपास वाला चीज आपको बताया था, तो उसे अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दे तो वो एक निश्चित दिशा में जाकर ठहरती है, वो एक निश्चित दिशा में ठहरती है। मान लीजिए ऐसे हमने इसको लटकाया, ठीक है, और ये अगर ऐसे आकर ठहर गई तो ये चुंबकीय क्षेत्र की, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये किसको प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो भौगोलिक यामोत्तर। ये क्या होता है सर? भौगोलिक यामोत्तर, जिसके बारे में चीजें हम लोग को समझनी होगी। भौगोलिक यामोत्तर। अब भौगोलिक यामोत्तर हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें द्विपात कोण पढ़ना है, और द्विपात कोण के लिए आपको पता होना चाहिए कि भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है। तो ध्यान से समझेंगे। जैसे हम सभी को पता है कि हमारी कुछ दिशाएं होती है, उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली, ठीक है, भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, समझ आइए कि हमारा क्या है। अब उत्तर दक्षिण तो मैं आपको ऊपर ऐसे बता नहीं सकता, सिंपली हाँ ऐसे भी समझ लीजिए। मान लीजिए, देखिए, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है। भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण, यही होता है ना, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण। अब भौगोलिक उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है वो मिला रही है, ये जो रेखा है वो भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिला रही है। तो इस रेखा के लंबवत स्थित तल को हम लोग भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। इस रेखा के लंबवत, देखिए समझिए, ध्यान से फिर समझा रहा हूं। भौगोलिक उत्तर, ये मान लीजिए भौगोलिक उत्तर है, और ये मान लीजिए भौगोलिक क्या है? भौगोलिक दक्षिण है। और भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, और जो ब्लैक मार्कर है वो भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा है। अब इस मिलाने वाला रेखा के लंबवत जो तल स्थित होगा, यानी कि यहां पे जो तल होगा, ऐसे ये जो तल होगा, इस भौगोलिक रेखा के लंबवत स्थित तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। लिख लीजिएगा, परिभाषा भी मैं भी लिख दे रहा हूं कि भौगोलिक उत्तर तथा दक्षिण को मिलाने वाली रेखा
के लंबवत स्थित तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, यामोत्तर। बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बार यहां पे लिख भी दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपली क्या है कि भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत स्थित तल को क्या कहते हैं? भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत स्थित तल को क्या कहते हैं? तो सर, लंबवत स्थित तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। अब जैसे कि हम लोग भौगोलिक यामोत्तर के बारे में बात करते हैं, तो दूसरा आता है बच्चों चुंबकीय यामोत्तर। अब सर, ये चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है? सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, चुंबकीय यामोत्तर। अब चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है? सेम कॉन्सेप्ट है, कोई परिवर्तन नहीं है। चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय उत्तर यानी कि नॉर्थ और दक्षिण यानी कि साउथ, तो चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत स्थित तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ध्यान समझिए, यहां भौगोलिक यामोत्तर में क्या था कि भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत स्थित तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। लेकिन चुंबकीय यामोत्तर में क्या हो जाएगा कि चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत स्थित तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत स्थित तल को चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत स्थित तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। अब ये दोनों चीज हमसे पूछा जाता है? सर नहीं, ये दोनों नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये दोनों में क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि ये आपसे पूछता है द्विपात कोण में। यह आपसे कहां पूछता है? द्विपात कोण में। तो हो गया, तो हम आगे चलेंगे। चलिए, एज कर रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब जो हमसे पूछता है वो है द्विपात कोण। अब ये सर, द्विपात कोण क्या होता है? द्विपात कोण क्या होता है? अरे सर, ये बताइए। ये आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो अब द्विपात कोण को हम कह क्या सकते हैं? तो बस जो चीज़ आपने बोली, बस वही कहना है कि किसी स्थान पर, क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को द्विपात कोण कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, लिख देता हूं पहले। द्विपात कोण पहले लिख दूं, हेडिंग तो डाला नहीं मैंने। द्विपात कोण क्या है सर? द्विपात कोण तो चुंबकीय यामोत्तर किसी स्थान पर, जैसे मान लीजिए ये स्थान है। अभी हमने पढ़ा चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, चुंबकीय और भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है। चीजें समझ ली हमने? जी सर। तो अब किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को ही द्विपात कोण कहते हैं। के बीच बने कोण को ही क्या कहते हैं? के बीच बने कोण को ही द्विपात कोण कहते हैं। लिख लीजिएगा, मैं भी लिख देता हूं कि किसी स्थान पर
स्थान पर किसी स्थान पर किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक तथा चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण कहते हैं। कौन सा कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा बच्चों। और इसको जब आप लिखेंगे, ये जब चीज आप लिखेंगे, दिक्पात कोण की परिभाषा जब आपसे पूछी जाती है तो उससे पहले आप इसी परिभाषा में, जैसे आप लिखेंगे किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, और इसके नीचे आप चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर को भी समझाएंगे कि आखिरकार चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है। वरना जो एग्जामिनर है यहां से नंबर काट लेते हैं, क्योंकि यहां पे आप क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। आप एक लाइन में लिख दे रहे हैं बस कि चुंबकीय यामोत्तर, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? द्विपात कोण कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है? चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है? भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है? तो छोटी छोटी सी लाइन है, तो वहां पर हम चुंबकीय और भौगोलिक यामोत्तर को समझाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका द्विपात कोण। अब द्विपात कोण से भी पूछे जाने वाला जो कोण है वो नीति या नमन कोण। नीति या नमन कोण, ये कैसे सर नाम है? नमन कोण। नीति या नमन कोण? सर नीति कोण, बिल्कुल नीति कोण। सर नमन कोण? जी बिल्कुल नमन कोण। तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। और अगर इसका डिफिनीशन आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसका डिफिनीशन 100% कह रहा हूं, इसका डिफिनीशन जिसको जिस बुक से ढूंढना है ढूंढ लो, जिस बुक से ढूंढना चाहते हो। अगर मेरे जैसा आसान सरल शब्दों में समझने आने वाला डिफिनीशन मिल गया तो फिर कहना। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे थे? नमन कोण या नति कोण। चलिए, नति या नमन कोण, नति या नमन कोण, ये समझिए, इसको समझना जरूरी है। और इसीलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही ये कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि हम किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से पकड़कर, समझिए एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये हमारा एक चुंबकीय सुई है, इसके गुरुत्वीय केंद्र से हम लोगों ने इस रस्सी से लटका दिया। तो जब हमने इसको लटकाया तो ये क्या होगा? सर ये घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरेगा। मान लीजिए कि ये चुंबकीय सुई थोड़ा सा डिजाइनर बना देना जैसा बनता है, गलत बना दिए यार। चलिए, इसे गुरुत्व केंद्र से हम लोगों ने इस प्रकार लटकाया, तो इस प्रकार ये जाकर ठहरा। तो ये जिस दिशा में ठहर रहा है, ये किसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है? ये जिस दिशा में ठहर रहा है वो पृथ्वी के, याद रखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है, दिशा को व्यक्त कर रहा है। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। ये जो आपकी सुई है उसको हम लटकाए तो स्वतंत्रता पूर्वक इसे गुरुत्वीय केंद्र से लटकाते हैं, तो ये मुड़ जिस दिशा में घूम जाती है, उस दिशा, वह जो दिशा होती है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब यदि इसके गुरुत्व केंद्र से, इसके केंद्र से एक क्षैतिज रेखा खींच दी जाए, अगर इसके केंद्र से एक क्षैतिज रेखा खींच दी जाए तो इस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि ये जो दिशा है, इसके बीच बने
कोण को हम लोग जो थीटा है इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं नति या नमन कोण। फिगर को पहले देखिए, चीजों को ध्यान समझिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नति या नमन कोण। चलिए अब इसकी परिभाषा को हम लोग लिखेंगे तो उससे पहले हम लोग इस चीज को इरेज करेंगे। ठीक है, कि यहीं पे लिख दें, यहाँ पे हो पाएगा? चलिए उसको बना लीजिएगा, यहीं पे नहीं हो पाएगा इसलिए मैं इसको इरेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिगर रहने देते हैं, ये इरेज कर देते हैं। जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक उसके गुरुत्व केंद्र से पकड़कर उसके गुरुत्व केंद्र से पकड़कर लटकाया जाता है तो वो जिस दिशा में ठहरती है, जिस दिशा में ऐसा परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा, दिशा में ठहरती है, जिस दिशा में ठहरती है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस समय एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, गड़बड़ लग रहा है। जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक पकड़कर उसे पूर्वक लटकाया जाता है तो वो जिस दिशा में ठहरती है उसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए ठीक है। इस अवस्था कर लीजिए। इस अवस्था में उसके गुरुत्व केंद्र से खींची गई क्षैतिज रेखा तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बने कोण को नति या नमन कोण कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा बच्चा कहते हैं। कहीं आपको ऐसी परिभाषा ऐसे आसान शब्दों में, देखिए मैं किताबी लैंग्वेज में लिखा था क्योंकि किताब से पढ़ने के लिए आपके पास किताब है। चीजें क्लियर नहीं आ रही है क्या भाई? क्योंकि किताब से पढ़ने के लिए आपके पास क्या है? बुक है। लेकिन यहां से चीजें पढ़ने के लिए आपके पास बुक नहीं है। ये जो चीजें हम लिखवाते हैं इसके लिए आपको गड़बड़ा है बच्चों। तो हमने नीति या नमन कोण देख लिया था, वहां पर थोड़ी सी क्वालिटी खराब हो गई थी, इस वजह से थोड़ी सी समस्याएं हो गई, लेकिन अब आपको चीजें साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। तो अब हम बच्चों बात करने वाले हैं, वहां पर हमने पूरा नीति कोण नमन कोण खत्म कर लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है? तो अब हमें इसी में पढ़ना है, पृथ्वी के चुंबकीय गुण में अवयव में ही एक तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला जो था वो हमारा कहता है द्विपात कोण, जो हल्का इंपॉर्टेंट था। दूसरा था नति या नमन कोण, जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये है पृथ्वी के
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा मेरे साथ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिगर तो हम नहीं बना पाएंगे क्लियरिटी से, देखिए ध्यान से समझिए। हम सभी को यहाँ पर पता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है वो केवल निरक्ष पर ही शून्य होता है। पता है ना भाई हम लोगों को? ठीक है सर, ये चीज पता है। यहाँ पे अगर हम देखें सिर्फ निरक्ष पर ही मतलब होता है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, सॉरी, तो यहाँ पर देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा जो चुंबक थी, चुंबकीय सुई की रेखा टिकी थी, तो ये मान लीजिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। इसको मैं चुंबक बना देता हूँ, ऐसे चुंबकीय मतलब सुई बना देता हूँ। चलिए समझ जाइएगा, उतना आप कलाकार तो हम है नहीं। और ये आपका मैं कैसे बनाऊं, बुक में अगर आप लोग देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। ये आपका एक हो गया चुंबकीय यामोत्तर और एक हो गया आपका ये भौगोलिक यामोत्तर। मैं जान रहा हूं पूरी तरीके से कि मेरा फिगर एकदम घटिया है, बताने की आप लोगों को एकदम जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा भी है जैसा भी है सर, क्या अपना है। चलिए अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ये चुंबकीय सुई हो गई। तो देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, तो ये हमारा फिगर है, एक चुंबकीय यामोत्तर है, एक भौगोलिक यामोत्तर है। ठीक है सर, ठीक है सर, चीजें समझ में आ रही हैं। ये जो कोण है हमारा, ये क्या हो जाएगा सर, चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, दिक्पात कोण। यहां तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप इस चीज को देखते हैं कि यहां से अगर क्षैतिज रेखा खींची जाए, यही बनेगा क्षैतिज। ये जो हमने थोड़ा सा गलत बनाया है, ये ऐसे क्षैतिज आएगा। तो इसके बीच और इसके बीच जो सुई इसके केंद्र से, गुरुत्व केंद्र से खींचा जाए, तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो थीटा, यानी कि नमन कोण। यानी कि वो क्या होगा, ये कोण कौन सा बनेगा, इसकी क्षैतिज से थीटा। तो अगर हम चाहें, यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सिंपली हमने एक चुंबक को लटकाया, चुंबक को लटकाया। ये सब काल्पनिक, मतलब इसको तो देख नहीं सकते आप, चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, तो चीजों को ध्यान समझिए। हमने सिंपली एक चुंबक को लटकाया, चुंबक को जैसे लटकाया वो एक दिशा में ठहरी, स्वतंत्रता पूर्वक उसे गुरुत्व केंद्र से लटकाया तो वो एक दिशा में ठहरी चुंबकीय सुई। तो वो जिस दिशा में ठहरी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। अब बीई क्यों लिखा हुआ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है, तो इसलिए बीई यानी कि बी अर्थ, चुंबकीय क्षेत्र अर्थ का। तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है जिस दिशा में वो ठहरती है। तो अगर अब इसके हमको इसको मान लीजिए, ये इसका क्या है, केंद्र से एक रेखा खींची गई है क्षैतिज, उसके बीच का कोण थीटा है, यानी कि नमन कोण थीटा है। और ये है क्या, ये है हमारा सर एक जो पेज की तरह दिखाई दे रहा है चुंबकीय यामोत्तर, और दूसरा पेज की तरह जो दिखाई दे रहा है भौगोलिक यामोत्तर, तो उनके बीच का कोण द्विपात कोण हो जाएगा। अब अगर हम लोग वेक्टर आप थोड़ा सा ही पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो हम चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, कैसे कैसे, क्षैतिज घटक और वर्टिकल, यानी कि सॉरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि क्षैतिज और लंबवत घटकों में। तो अगर हम देखिए इसको तोड़ें, हम लोग अगर बीई को तोड़ रहे हैं, तो एक सर इधर का आएगा आपका क्षैतिज घटक, जो कि सर बीई कॉस थीटा होगा, और एक आपका सर आएगा लंबवत घटक, जो होगा सर बीई साइन थीटा। क्या मैं सही हूं? जी सर, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो ये जो आपका बीई कॉस थीटा है, ये क्या है, ये बीवी के बराबर, इसको हम बीई कह दे रहे हैं, बीएच ई, यानी कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल चुंबकीय क्षेत्र, और इसको आप बीवी कह दीजिए, बीवीई। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है पृथ्वी का, वो क्या हो जाएगा, यानी कि बीएच से डायरेक्ट करिए ना, बीई हटा दीजिए, बीएच बस करिए। तो BH की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा सर, BE cos थीटा, यानी कि जो अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र है उसका cos थीटा। और अगर B वर्टिकल लंबवत की बात करें तो हो जाएगा सर BE sin थीटा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 2 का वर्ग करके जोड़ दीजिए।
वर्ग करके सर जोड़ देंगे तो हो जाएगा बीवी बी एच का स्क्वायर सर बी, सॉरी माफ कीजिएगा गलत, बार बार गलत लिख दे रहा हूं, ये बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? अब इसका कर दीजिए सर बी ई स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस में सर बी ई स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। अब मैं उस चीज को करके दिखाऊंगा नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हो जाएगा बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, और अगर हम यहाँ से बी ई स्क्वायर कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा करके दिखाई दे रहा हूं, तो क्या बचेगा? कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी अगर वैल्यू की बात की जाए तो क्या होती है सर? 1 होती है। अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो क्या होती है सर? 1 होती है। सिंपली बात समझ में आ रही है कि नहीं आती है? तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि जो बीई है यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है अर्थ का बीई, वो हो जाएगा अंडर रूट में सर बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। इस पर एक प्रश्न आपके पेपर में इस चैप्टर से आएगा, इसको कॉन्सेप्ट बना के दिमाग में बैठा लीजिए। क्या चीज कहां से आई है मैंने ये भी आपको बता दिया, क्या क्या चीजें कहां से आई है उसके बारे में मैंने आपको चर्चा कर दिया, और बहुत साधारण तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाने मुझे लग रहा है कि मैं सफल रहा हूंगा। ठीक है, अब देखिए ये बी एच क्या है सर? क्षैतिज घटक। बी वी क्या है? वर्टिकल यानी कि लंबवत घटक। यहां तक चीजें समझ में आई जी सर। अब अगर मान ले आपसे ये द्विपात कोण पूछ लिया थीटा, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ही आसान है, देखिए tan थीटा क्या हो जाएगा? वर्टिकल सर जी बीई साइन थीटा, सॉरी बीवी अपॉन में बी एच हो गया, बीवी अपॉन में बी एच। कैसे ये शायद tan थीटा आ गया आपका? तो ये बीवी अपॉन में बी एच से अगर आप भाग देंगे तो क्या आएगा? इसको आप भाग दे दीजिए, अगर इसकी वैल्यू रख के बीई साइन थीटा अपॉन में बीई कॉस थीटा, बीई से बीई कट जाएगा, हो जाएगा tan थीटा। समझ में आ रहा है? तो बीवी बाई बी एच, tan थीटा बराबर बीवी बाई बी एच। ये कॉन्सेप्ट आपको यहां से लेके चलना होगा। इससे एक क्वेश्चन आएंगे। ये तीनों टॉपिक आप जो पढ़े हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव से संबंधित ये तीनों टॉपिक थे, और तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले टॉपिक है। ठीक है, ठीक है सर, तो ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, और इस लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चन भी, मतलब एक लेक्चर और आएगा जिसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगले लेक्चर में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद से न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। जैसे मैं देख रहा हूँ चैप्टर थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए तो फिर न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। और देख रहे हैं आप 2-3 दिन चैप्टर में कंप्लीट अब होते जा रहे हैं चैप्टर, तो ऐसे ही चलेंगे। थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स वाला लंबा चैप्टर आएंगे, तो सब अब ऐसे ही छोटे छोटे हैं। तो चलिए बच्चों, ये था आपका आज का चैप्टर, और अगले टॉपिक, मतलब आज का टॉपिक फिर हम मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आप नए बच्चे तो मैं बता देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर क्लास 10th और 12th की हिंदी मीडियम के बच्चों की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी हमसे जुड़ जाइए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।